पहले तो अपना परिचय बताइए। मैं गोविंद सिंह हूँ, हाँ, यूपी एक्स अपटोन एम्प्लॉय। EPS 95 की हमारी लंबी लड़ाई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक रावत जी निस्वार्थ भाव से इस पर लगे हुए हैं और वो जगह जगह क्षेत्र क्षेत्र राज्य राज्य जिला जिला सब जगह जा कर के सभी जो है ओल्ड पेंशनर को ऊर्जावान कर रहे हैं और आंदोलन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और लंबी लड़ाई हमने लड़ी है। आप सबने देखा है कि पिछले साल भी और उसके पिछले साल भी हम लोगों ने खूब लड़ाई लड़ी। हमने चुनाव के टाइम पे भी सरकार का विरोध किया और अपनी एक पीसफुल मांग रखी। और बहुत छोटी सी मांग है, बहुत हल्की सी और बहुत सीधी सादी मांग है। हमारा जो कंट्रीब्यूशन है उसी में से हमको जो है आपको एक पार्शल पेमेंट देनी है, जो हमें 1000 रुपये मिल रही है। एक जो है मतलब एक शर्मनाक अमाउंट आज मैं कह सकता हूँ उसको, तो एक हैंडसम अमाउंट, एक 7,500 प्लस DA और प्लस मेडिकल का बुजुर्गों को जो पेंशन मिलती है 700, 750, 800, 900, 1000, 1000 ऐसे 1200 मिलते हैं। इतने में खर्चे कैसे चलते हैं उनके? हाँ, खर्चा नहीं चलता है। ये सरकार को इस पर संवेदनशील होना चाहिए। सरकार हर विषय पे तो कहती है हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, कहीं लाडली बहना योजना दे रहे हैं, कहीं विद्यार्थी योजना दे रहे हैं, कहीं कर्मचारियों को बोनस दे रहे हैं, कहीं नेताओं को जो है जीप गाड़ी घोड़ा और बंगलों के नाम पे दे रही है। लेकिन जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने इस देश को सींचा है, जिनके खून पसीने से देश सींचा, देश यहाँ ऐसे ही नहीं पहुँचा। हमारी मेहनत से, हमारे पूर्वजों की मेहनत से ये देश यहाँ पहुँचा हुआ है। जो आज हम जो है यहाँ पर हैं जंतर मंतर पे या सरकार में हैं या पद प्रतिष्ठा पे हैं, तो ये हमारे पूर्वजों की मेहनत है, हमारी मेहनत है। तो इनकी मेहनत का कुछ तो सम्मान होना चाहिए। जब हम चुनाव में इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं, फिर उसके बाद हम रेवड़ी भी बता देते हैं कि भाई तुम घोषणा कर रहे हो तो रेवड़ी है, हम घोषणा कर रहे हैं तो योजना है। तो आपको इतने बुजुर्गों का सम्मान भी करना चाहिए। इनको भी जो है सम्मान के साथ वो अपना ही पैसा मांग रहे हैं। कोई दूसरा पैसा किसी और हेड से हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे। आप विश्व बैंक से उधार लेकर के हमें पेंशन दो, हम नहीं कह रहे हैं। हमारा जो कंट्रीब्यूशन जमा है सरकार के पास EPS में, उसका एक पार्शल पेमेंट हमको जो मिल रहा है 1000 रुपये, उसको बढ़ा करके आप 10,000 रुपया, 11,000 रुपये जो हमारा कैलकुलेशन में आता है वो दीजिए। हम इतना ही मांग रहे हैं, छोटी सी सिंपल सी मांग है। और अशोक रावत जी इसमें लंबी लड़ाई लड़े, हम सब अशोक रावत जी के साथ बहुत लड़ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो लगातार 8 सालों से आप लोग प्रदर्शन करते आ रहे हैं। आश्वासन लेते हैं और फिर बैठ जाते हैं, आश्वासन लेते हैं और फिर बैठ जाते हैं, फिर आश्वासन का ही दौर चलते रहता है। इसमें क्या कहेंगे आप? हाँ, तो ये सरकार की नाकामी है। सरकार आश्वासन देती है, उसके बाद जाकर के सरकार इग्नोर कर जाती है अपने आश्वासन को। तो खड़गे जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के खड़गे जी ने कहा है खुद, ये झूठ बोलते हैं, जुमले बता। तो अब सरकार के आश्वासन को हम भी जुमला कह सकते हैं, क्योंकि 8-10 सालों से हम ये मांग कर रहे हैं। सरकार जो है 12 साल से है भारतीय जनता पार्टी की, तो सरकार को सोचना चाहिए। इन्हीं मुद्दों पर तो सरकार आई थी कि हम पेट्रोल सस्ता करेंगे, डीजल सस्ता करेंगे, गैस सस्ता करेंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी। बल्कि एक जगह तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार आने के बाद जो है इनकम टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। कल परसों ही एक पेपर में मैंने उसको पढ़ा था कि पुराना ऐड है ये। तो इस प्रकार के जो है आपकी घोषणाएं थी, आपका जो वो अच्छे दिन के वादे थे, तो आपको इतने चीज़ें आपने की थी, तो अब आप कुछ तो करेंगे। आप सब कुछ बोलते ही रहेंगे, सब जुमले में ही चलेगा, पूरा देश जुमले में चलेगा। प्रधानमंत्री और अमित शाह ने बोल दिया है कि ये चुनावी जुमले होते हैं, जो वायदे होते हैं वो मैनिफेस्टो में होता है। मैनिफेस्टो में उनके था 370 हटाना, राम मंदिर बनाना, इस टाइप के मुद्दे थे, और बाकी तो सब जुमले थे। और आप नेतृत्व की बात करें तो आपका नेतृत्व उनका प्रचार करता है। हाँ, ये पॉलिटिकल प्रचार अलग विषय है। जहाँ 370 की बात है, 370 भी इन्हीं के पूर्वजों का लगाया हुआ था। 370 का मीनिंग फीलिंग क्या है किसी को पता नहीं। पूरे देश को गुमराह किया गया। 370 श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 3 बार मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी, और श्यामा प्रसाद जी ने ही हरि सिंह जी से पत्र लिखवाया था कि आप भारत के गणतंत्र में शामिल होंगे तो आपका विकास ज़्यादा अच्छा होगा। तो हरि सिंह जी ने पत्र दिया था, नहीं दिया था, उनके लेटर हेड पे जम्मू में ये 370 की मांग के साथ जो है पत्र यहाँ जमा कर दिया गया। तो इनका पाखंड ऐसे ही चलते रहता है। ये कभी मंदिर बनवाते हैं, फिर कभी मस्जिद बनाते हैं, फिर 50 साल के बाद नया मटेरियल उसको जनता के बीच में ले आते हैं। ऐसी 370 इन्होंने 1947 1950 में कुछ न कुछ बना करके दे दिया होगा फर्जी लेटर हेड पे, और उसको मसाला बना करके आज ये एक नया मसाला। तो इनका एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक पाखंड चलता है। रावण भी ऐसे था, सीता जी को उठा ले गया था, और रावण कहता था मेरे आवाज़ से या मेरे आर्डर से जो है इंद्र चलेगा। तो ये रावण के खानदान के लोग हैं, इनके विचारों के लोग हैं। ये हिंदू मुसलमान काफिर सनातन ये सब इनके बनाए हुए दुकानें हैं,
ये इनके शब्द हैं, इनकी रचनाएं हैं और इन्हीं के ये अनुयायी हैं, इन्हीं की सरकार आज भारत में है। तो भारत के लोग उसको भुगत रहे हैं, सरकारी कर्मचारी से लेके किसान से लेके वकील, डॉक्टर और एक मीडिया, जो कॉर्पोरेट हाउसेस मीडिया नहीं है, जो छोटा मीडिया है वो, और लेबर क्लास, सब ये भुगत रहा है कि ये गलती हुई है भारतीय जनता पार्टी को सरकार में ला करके और इसको सरकार में बैठा कर। अब इन्होंने ईवीएम और मशीनरी के माध्यम से सरकार पे चिपक गए हैं। अब ये इस प्रकार से सरकार से जा नहीं पाएंगे, इनके लिए एक नई क्रांति लानी पड़ेगी, तब ये सरकार से जाएंगे और ये हाथ जोड़ करके मोहब्बत की दुकान से ये नहीं जाने वाले। आपके आलोचक है वो ये कहते हैं कि सरकार की गोद में बैठ गया आपका शीर्ष नेतृत्व। हमारा शीर्ष नेतृत्व सरकार की गोद में नहीं बैठा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ये आपने अच्छा सवाल किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेताओं के दाएं बाएं इन्होंने कम्युनिस्ट स्टूडेंट को दाएं बाएं लगा दिया, जो इनके खुद के कर्मचारी थे, जो कम्युनिस्ट लड़के हैं। वो जो ईपीएस की जो लीडरशिप है ना, वो आपके आलोचक कहते हैं कि भाजपा का प्रचार करते हैं, भाजपा की गोद में बैठ गए हैं। नहीं, भाजपा की गोद में हमारे लीडरशिप नहीं बैठे हुए हैं। हमारे लीडरशिप एक पीसफुल मांग करते हैं, क्योंकि वो सब 70 साल से ऊपर की उम्र है। अशोक रावत जी और राजावत जी, ये सब 70 साल प्रचार नहीं करते। ये अपनी मांग के लिए कहते हैं। ये कहते हैं कि सर आप सांसद बनेंगे तो हमारी मांग लोकसभा में किया है। हेमा मालिनी का प्रचार नहीं किया। हेमा मालिनी के थ्रू कई बार जो है प्रधानमंत्री से मिले, तो हेमा मालिनी ने कहा आइए आप हमारे क्षेत्र में भी आप अपना ईपीएस के लिए लोगों को जोड़िए। तो वहां पर हमारी टीम गई है। तो हम चुनाव था तो महाराष्ट्र में तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अशोक रावत जी ने कहा कि जो सांसद जीत के आएगा हम उनको फिर पार्लियामेंट में बोलेंगे कि आप हमारी मांग उठाओ। इसलिए उनके साथ कहीं पर दिख गए होंगे। प्रचार किसी का नहीं किया कि इसको जिताओ। 10 साल हो गए, 10 साल से आप सरकार के पीछे लगे हो, एक मांग नहीं मान रही सरकार आपकी, फिर भी प्रचार किए जा रहे हो। नहीं, प्रचार नहीं कर रहे हैं। प्रचार का ये गलत दुष्प्रचार है। हम अपनी मांग रख रहे हैं। जब आप सरकार में हैं तब भी हम मांग रख रहे हैं, अब चुनाव में है तब भी मांग रख रहे हैं। हम अपने चुनाव में ये जवाब दे रहे हैं। वोट मिला ना, अभी कांग्रेस पार्टी को तो 100 सीट मिला, और जो है इन्होंने 400 पार कहा था, ये 200 पारी हुई है, तो 200 तो कम किया ना। ये तो हमारे ईपीएस की ताकत है। ये हमारे 24 करोड़ लोगों की ताकत है। ये ताकत अभी आई है, 10 साल बाद समझ में आई है। हाँ, 10 साल बाद समझ में आई। अभी लोगों को और समझ में आ रही। धीरे धीरे मैंने कहा ना, यहाँ क्रांति लानी पड़ेगी इस सरकार को भगाने के लिए। तब नई सरकार से नई व्यवस्था, नई पॉलिसी के तहत ये व्यवस्थाएं बनेंगी। आपका शीर्ष नेतृत्व जब हरियाणा में चुनाव था तो महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट कर रहा था। अब महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट है तो महाराष्ट्र में इलेक्शन है तो कहीं दिख ही नहीं रहे। ये किसी मतलब विद्रोही गुट ने बोल दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम वहां पर उनसे ये कहते हैं कि भाई आप जीतोगे तो पार्लियामेंट में याद रखना हमको, हम आपसे मिलने आएंगे। इसलिए हम उनके पास गए होंगे। तो यदि गए हैं तो ये ठीक बात। हम किसी के भी, हम राहुल जी के पास जा सकते हैं, अमित शाह जी के पास भी जा सकते हैं, हम अखिलेश जी के पास भी जा सकते हैं, डीएमके के पास जा सकते हैं, एडीएम के, सब राज्य के कार्यकर्ता अपने सभी अपने नेताओं के साथ, जो वहाँ पर एक बड़े लीडर्स हैं, उनके पास जाकर के कहे कि आप सरकार में आओगे, हमारा भी ध्यान दो। तो उसमें हमने कौन सा प्रचार कर दिया किसी का, इसको जिताओ उसको जिताओ, ऐसा कुछ नहीं। ये गलत आरोप है। वीडियो में कमेंट आता है कि जो ईपीएस के लीडर्स हैं वो कहाँ हैं, आज कहीं मिलते नहीं, दिखते नहीं। ये साल में एक जगह प्रोटेस्ट करते हैं, जहाँ चुनाव होता है वहां तो करते नहीं, जहाँ चुनाव नहीं होता वहां वो करते हैं। कमेंट में आता क्या बोलेगा? नहीं, कमेंट में गलत कमेंट है। हम लोगों को ऊर्जावान करने के लिए, क्योंकि सब 60 साल से ऊपर है, किसी का उम्र 70 से ऊपर है, किसी का उम्र 80 से ऊपर, उनको ऊर्जावान करने के लिए हम कहीं ना कहीं जाते रहते और डेली प्रोटेस्ट नहीं कर सकते और अग्रेसिवली प्रोटेस्ट नहीं कर सकते और बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन खराब है और हमारा बॉडी का एनर्जी लेवल भी कम है। इसलिए हम जो है प्रोटेस्ट जैसे कर रहे हैं वो अब आप किसी और तरीके से घुमा करके बोल दीजिए ये उसके पक्ष में है, ऐसा नहीं है। हमारा साइलेंट और पीस है, क्योंकि ये हमारी एज है और एक मैनर मेथड है। अभी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है और आगे दिल्ली में भी चुनाव है, तो आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? दिल्ली में तो प्रोटेस्ट हो रहा है हमारा, 4 दिन पहले भी प्रोटेस्ट था, अभी आगे भी प्रोटेस्ट हो रहा है। 4 दिन पहले कहाँ था? नहीं, मतलब कुछ दिन पहले था। मैं अभी जो है मैं बाहर से आ रहा हूँ, आज प्रोटेस्ट था। तो लोगों को तो इन्फॉर्म करेंगे ना, जब प्रोटेस्ट होगा ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। दिल्ली वालों को नहीं पता कि कहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। नहीं, दिल्ली वाले तो उसमें हैं, उस वीडियो में है। मेरे पास वो वीडियो भी है, वो न्यूज भी है। यही जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है। तो मेरे पास फोन भी आया था, पर मैंने कहा मैं थोड़ा देर से आ पाऊंगा। क्या रणनीति रहेगी अब जो आने वाले भविष्य में जो चुनाव है? अभी
उसमें क्या अब हम रणनीति है? अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम सीधे विपक्ष के नेता ऊर्जावान राहुल गांधी जी से मिलेंगे और हम नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे, प्रधानमंत्री जी से। हम दोनों से बोलेंगे ये हमारी मांग है और ये हमारा सींचा हुआ खून पसीने का इंफ्रास्ट्रक्चर है। देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा सींचा हुआ है। EPS 95 वालों को कब तक राहत मिलने की उम्मीद है आप? उम्मीद तो मुझे नहीं दिख रही है। सरकार के जिस प्रकार से झूठ पे झूठ के वादे हैं और लटकाने के वादे हैं और खाली मिल करके आश्वासन के वादे हैं, इस पर मुझे उम्मीद नहीं दिख रही है। जो बुजुर्ग लोग आपको देख रहे हैं, EPS 95 से जुड़े हुए लोग, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी EPS 95 के साथियों से निवेदन करूंगा कि हम इस आंदोलन को अग्रेसिवली आगे बढ़ाएं, जंतर मंतर से बढ़ाएं, अपने ज़िले से बढ़ाएं, अपने स्टेट से बढ़ाएं और अपने ब्लॉक से बढ़ाएं और अपने तहसील से बढ़ाएं। इसको आगे बढ़ाएं। इस पंक्ति को, इस धार को रोकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। इसी के साथ साथ हम सरकार से और विपक्ष से दोनों से मांग करेंगे कि हमारी जायज़ मांग है, हमारी मांग पूरी की जाए।